तो हमने क्या क्या पढ़ा है मैं एक बार बता देता हूं। तो बेसिकली हमने लेक्चर की स्टार्टिंग जब करी थी हमने ये कहा था कि ग्रेविटेशन फोर्स होता है नेचर में, इस दुनिया की हर वो चीज जिसमें मास होता है, इस दुनिया की हर उस चीज को जिसमें मास होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन का होता है, रिपल्शन का नहीं होता है। तो न्यूटन बाबा ने इसमें अपना एक्सपेरिमेंट करा और इन्होंने जो रिजल्ट दिया वो था Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इन्होंने ये भी बता दिया कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। फिर हमने उसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ी, दैट इज Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप होता है दोनों मास को मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग, लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर। ये खत्म करा हमने। फिर हमने इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करे थे कि ट्रायंगल में हमने 3 मास लगा दिए, एक पे लगाया उसमें 2f cos θ/2 से निकाला, और रेक्टेंगल में लगाया, वो सब हमने करा। फिर हमने ऐसे भी क्वेश्चन करे कि हमें 2 मास रख दिए कि बताइए बीच में ऐसी जगह बताइए जहां पे नेट फील्ड या जीरो होगा, तो वाले भी क्वेश्चन हमने करे थे। फिर हम आगे बढ़े और इसमें हमने बात करी ग्रेविटी की। ग्रेविटी वर्ड हम तब यूज करते हैं जब एक मास अर्थ होता है, यानी कि अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। और जब अट्रैक्शन फोर्स है तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन भी होगी, जिसका हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो था Gm अपॉन आर स्क्वायर। और ये आर कहां से नापा जाता है? सेंटर से, है ना। आर कहां से नापते हो आप? सेंटर से कितना दूर है। अब देखिए ये ग्रेविटी क्या इस मास पे डिपेंड कर रही है? अगर मैं बोलूं एक 10 किलो की बॉल है और एक 100 किलो की बॉल है, अर्थ की ग्रेविटी किस पर ज्यादा होगी, यानी कि जी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? दोनों की सेम होगी, क्योंकि Gm अपॉन आर स्क्वायर है, ये अर्थ के मास पे डिपेंड करता है, इस पे थोड़ा डिपेंड करता है। और दोनों को छोड़ोगे दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगी, सेम स्पीड से आएंगी, क्योंकि v इज टू यू प्लस AT तो लगेगा, टाइम सबके लिए सेम है, स्टार्टिंग में दोनों रखी हुई, एक्सेलरेशन सबका सेम है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखने वाली बात होती है कि अगर आपके बात कह दे कि वैक्यूम है, एयर का रेजिस्टेंस मत मानिए, तो एक कागज को छोड़ा है और एक 100 किलो की बॉल को छोड़िए, बताइए कौन पहले आएगा? दोनों बराबर आएंगे। एयर मैंने नहीं मानी ना, ठीक है, क्योंकि एयर का भी फोर्स लगने लग जाता है फिर। तो ये वाली बातें हमने करी। हाँ, अगर आपको कहता है कि हाइट इतनी है और आपको हाइट रखनी है तो रेडियस के साथ रखिए, तो r इक्वल टू आर प्लस एच होता है। फिर हमने कहा था कि ग्रेविटी चेंज होती रहती है, हमने ये भी कहा था कि हाइट के हिसाब से भी बदलती है, ऊपर जाते 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 ग्रेविटी कम हो जाती है। और हमने कहा था कि GH अपॉन G नॉट होता है हमारे पास, ठीक है। फिर हमने इसकी एक दूसरी फॉर्म भी निकाली थी, 1 माइनस आर, क्या था वो है? हाँ, जो भी था उसमें हमने ये भी बता दिया था कि ये तब लगाते हैं जब h की वैल्यू 320 किलोमीटर से कम हो, ठीक है। फिर हमने कहा कि डेप्थ के अकॉर्डिंग निकालो, तो हमने ये भी निकाला कि डेप्थ के अकॉर्डिंग जब हम निकालते हैं तो 1 माइनस 2d/r ऐसा कुछ आता है, ठीक है। फॉर्मूला आप देख लेना, मैं फॉर्मूला याद करने की, d/r आता होगा शायद, और इसमें आता होगा मेरे हिसाब से नहीं यार, क्या बातें करता है, मैंने क्या बोला, तू क्या सुन रहा है? मैंने इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में जाने पे बीच में एक वो लगाई थी बायनोमियल थ्योरम, वो तभी लगा सकते हो जब h जो है वो r से छोटा होता है। तो जब हम h r से छोटा मानेंगे तब ये फॉर्मूला लगेगा ना, तो 320 किलोमीटर से छोटा मानोगे तब लग जाएगा। ग्रेविटी तो इनफाइनाइट तक होती है, मैंने क्या बोला था, इस यूनिवर्स की हर जगह पर लगेगी ग्रेविटी, उसकी वैल्यू कम होती जाती है बट लगेगी हर जगह, ठीक है। तो ये बातें हमने मेरे हिसाब से कर ली थी, ठीक है। ये तब लगता है इस केस में, अदरवाइज आप ये लगाइए, अगर आपको h की वैल्यू r दे रखी है, r/2 दे रखी है, r/4 दे रखी है, या कुछ और दे रखी, तो ये लगाइए, इसमें अप्रोक्सीमेशन की जरूरत ही नहीं आपको। चलिए, तो हमने ये पता कर लिया था कि हाइट पर जाते 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 ग्रेविटी कम होगी और अंदर अंदर आते आते भी ग्रेविटी कम होगी, और सेंटर पर ग्रेविटी हो जाती है 0, ठीक है। चलिए, तो ये 2 बातें तो हमने पढ़ ली थी कि हाइट और डेप्थ के अकॉर्डिंग ग्रेविटी चेंज होती है। तीसरा लिखिए,
ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन, यानी कि अर्थ जो घूमती है उसके हिसाब से भी ग्रेविटी का फर्क आ जाता है। कि वो कैसे आता है उसको समझिए। ये अर्थ है, अर्थ जब सन के चारों ओर घूमती है तो सन के चारों ओर भी घूमती है और अपनी एक्सिस पे भी घूमती है। तो मैंने माना अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है ओमेगा स्पीड से। सपोज करो इसकी सरफेस पर कोई बंदा यहां पर है, अगर ये अर्थ ऐसे घूम रही है तो ये बंदा भी ऐसे घूमेगा इस सर्कल में। ग्रेविटी किधर लगती है? सेंटर की तरफ। इसको अगर अर्थ खींचेगी तो सेंटर की तरफ खींचेगी, इसको खींचेगी तो सेंटर की तरफ खींचेगी। ठीक है, तेरे जुड़ो भाई का मैसेज आया। पढ़ाया था एक लड़का मैंने, बिल्कुल तेरी तरह दिखता है, बट वो भी ढोल था। वो था तो मैंने बोला वो तो था ही सही, तूने भी तो कोई ऐसा काम करा नहीं है। ओके, ये इधर घूमेगा तो अर्थ इसको इधर की तरफ खींचेगी, यानी कि ग्रेविटी अर्थ जो लगाएगी वो इस डायरेक्शन में लगाएगी, और ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता है ना, घूमते वक्त लगता है बाहर की तरफ, और ये इसके घूमने वाली रेडियस है स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर है। तो ये ऐसे घूम रहा है तो इसमें बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ग्रेविटी इसको इधर लगाएगी। तो इसका मतलब है इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्या, ये ऐसे घूम रहा है ना, तो ये वाली रेडियस अलग है, सेंटर तो इसका ये है ना बेटा, तो ये वाली रेडियस तो अलग आएगी। तो इसके मैं दो कंपोनेंट कर लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि ये एंगल है आपके पास लैम्डा। ये एंगल कितना माना मैंने, लैम्डा ही मान लू ना, इसको नहीं, इसको मान लेता हूं। चलिए इसको क्या, इसको मान लो। ये होता है लैम्डा। अगर ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा, और ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा। इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा, और एक आएगा इसके परपेंडिकुलर इधर। अब देखिए सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है mg, साइन ही तो लिखा है, तुमको कोस जैसा दिख रहा है, वो मैंने साइन लिखा है नीचे वाले में। हाँ साइन नहीं लिखा है, कोस लिखा है आपने। तुम कैसी बातें करते हो, ये साइन लिखा है SIN। आपने खुद से अल्फाबेट पढ़े। तुम आंखें ऐसे करो दो चार बार, अभी दिखेगा तुम्हें। तुम लोग भी हद करते हो, ऐसे लिखो मतलब यूं इतना स्पष्ट, तभी देखोगे। ऐसे मान लो, उसमें क्या है। चलिए, तो अब देखो ग्रेविटी के पे कैसे फर्क पड़ा। सेंटर पर कितना लग रहा था mg, लेकिन अब बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगने लग गया है, तो नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर। ठीक है, अब आइए, अब आप ये देखिए, ये कैपिटल आर था, ये लैम्डा था, ये स्मॉल आर है। तो मैं कह सकता हूं स्मॉल आर, इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन है कि कैपिटल आर कॉस लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल आर। वैल्यू पुटअप करो तो जी नेट आ गया मेरे पास जी नोट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि आर कॉस लैम्डा, ऑलरेडी कॉस लैम्डा था, तो जी नेट आ जाएगा मेरे पास जी नोट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। लिख लीजिए। तो जी नेट आता है आपके पास जी नोट माइनस
ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर होता, यानी कि इक्वेटर पर, यहां पर, तो लैम्डा कितना हो जाता? 0, कॉस 0 1, तो नेट हो जाता आपके पास जी नोट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। और इसकी देखो क्या नहीं बदल सकते आप, अर्थ की रेडियस नहीं बदल सकते। अर्थ जिस स्पीड से घूम रही है वो स्पीड आप नहीं बदल सकते, सुपरमैन थोड़ा ना सोच रहे। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो ये ग्रेविटी की मिनिमम वैल्यू है, यानी कि इक्वेटर पे, यानी कि जहां पर हम रहते हैं वहां पे ग्रेविटी सबसे कम है। लेकिन अगर आप पोल की बात करोगे, यानी कि आप यहां पहुंच गए, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, और cos 90 0, यानी कि पोल पर मैक्सिमम होगा, दैट इज जी नोट, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि पोल पर ग्रेविटी कितनी है? 9.8। लेकिन जहां पर हम रहते हैं वहां पर ग्रेविटी 9.8 से कम है, क्योंकि घूमते वक्त हम पर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से नेट ग्रेविटी थोड़ी सी कम आ रही है। ठीक है, लिखिए इसको। तो पोल पे हम कह सकते हैं नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन। अगला लिखिए ड्यू टू शेप। चौथी चीज जो ग्रेविटी को इफेक्ट करती है, ड्यू टू शेप। अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, अर्थ होती है ओवल शेप में, कुछ हद तक इस तरह की। अगर हम ध्यान से देखें तो अर्थ की रेडियस इक्वेटर वाली रेडियस जो होती है पोल वाली रेडियस से ज्यादा है, और ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है gm/r² सरफेस पर। अगर आपको पता है कि इक्वेटर वाली रेडियस पोल वाली रेडियस से ज्यादा है, जैसे ये ज्यादा होगी तो ग्रेविटी कम हो जाएगी। तो इक्वेटर पर ग्रेविटी कम होती है और पोल पर ज्यादा होती है। रोटेशन की वजह से भी इक्वेटर पर ग्रेविटी कम आ रही थी, और शेप की वजह से भी कम आ रही है। कितना डिफरेंस होता है? तकरीबन आर इक्वेटर जो होता है पोल का 21 किलोमीटर ज्यादा होता है, इतना डिफरेंस होता है। बनाइए इसको। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो दो चीजें हैं, ठीक है। एक आप कहते हो कि ग्रेविटी जो होती है ड्यू टू रोटेशन भी कम हो रही है और ड्यू टू शेप भी कम हो रही है। ठीक है, रोटेशन की वजह से इक्वेटर जो पोल वाली जो होती है वो इक्वेटर वाली से 0.03 मीटर पर सेकंड ज्यादा आती है, और ये वाली आती है 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ओवरऑल बात करें तो इक्वेटर पर ग्रेविटी पोल पे ग्रेविटी की 0.05 3.5 पर सेकंड स्क्वायर का डिफरेंस है। मतलब यहां पे वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो यहां पर वैल्यू इससे 0.05 कम, यानी कि 9.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। देखो ग्रेविटी का असर, यहां पर 9.8 है तो यहां पर ग्रेविटी कम है। कितनी कम है? इतनी। दो वजह से, रोटेशन और शेप। लिख लीजिए। जरा सोचो, अर्थ पर आप हो और अर्थ घूमती है, तो आप पे बाहर की तरफ फोर्स लगाती है। अर्थ अगर और तेज घूमने लग जाए तो ये फोर्स, अभी सपोज करो सेंटर की तरफ लग रहा है आपके पास 9.8 न्यूटन का फोर्स, घूम रही है उससे बाहर की तरफ लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स।
और बढ़ा दो, घूमना बढ़ा दो, हो सकता है ये 8 हो जाए, और बढ़ा दो, हो सकता है 9.8 हो जाए। जब इसको इतना तेज घुमा दिया आपने कि बाहर की तरफ भी 9.8 लग रहा है, सेंटर की तरफ भी 9.8 लग रहा है, तो आप पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया? 0। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? वेटलेसनेस। आपको अगर नॉर्मल फोर्स महसूस नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं वेटलेसनेस। जब हम जो झूला होता है उसमें ऊपर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, जब वो नीचे आते हैं तो हमें वेटलेसनेस महसूस होती है, यहां कुछ अजीब अजीब सा होने लग जाता है, दैट इज वेटलेसनेस। और वेटलेसनेस का कारण क्या है? आपको नॉर्मल फोर्स का ना मिलना। और नॉर्मल फोर्स कब मिलेगा? आप सोचो, आप अर्थ पर हो, सेंटर की तरफ आप पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो आप पे नॉर्मल फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0। इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेटलेसनेस। लिखिए इसके बारे में नोट करके, इफ ग्रेविटी एट इक्वेटर become 0, if gravity at equator become 0, ब्रैकेट में लिखिए ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ग्रेविटी का फॉर्मूला जो मेरे पास आता है नेट, वो होता है जी नोट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। मैं कहता हूं इक्वेटर की बात, तो लैम्डा हो जाएगा 0, तो नेट ग्रेविटी आ गई जी नोट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। और इफ एंगुलर वेलोसिटी, यहीं लिख दो ना, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा डैश। इतना हो गया। पहले किससे घूम रही थी? ओमेगा से। अब किससे घूम रही है? ओमेगा डैश से। ज्यादा घूमेगी तो इस बात के चांसेस हैं कि नेट ग्रेविटी एट इक्वेटर बिकम 0। इसका मतलब है ये होगी 0। इसको हम कहेंगे वेटलेसनेस। यानी कि 9.8 अपॉन 6400 किलोमीटर, इतनी तेज घूमे अगर अर्थ। और जो ये निकाला है प्रैक्टिकली, ओमेगा डैश, ये जो वैल्यू निकालोगे, अर्थ अभी जिससे घूम रही है उससे 17 गुना ज्यादा आएगी। यानी कि अभी अर्थ जिस स्पीड से घूम रही है उससे 17 गुना तेजी से घूमेगी, तब हमें ग्रेविटी महसूस ही नहीं होगी। और उस केस में अगर मैं एक बार उछला तो सीधे शंकर जी के पास, फिर नहीं आने का मैं वापस। खींचेगा कौन? कौन खींच रहा? कोई नहीं खींच रहा। एक बार उछलने की देर है, ऐसे ऐसे, बस खत्म, फिर कोई नहीं आ रहा वापस। ओके। और सोचो अगर ये अर्थ, सन यहां है, अर्थ का जो पार्ट सन के सामने आता है वो दिन होता है, और जो अपोजिट में होता है वो रात होता है। और सन, अर्थ अपनी एक्सिस पर 24 घंटे में घूमती है, यानी कि टाइम पीरियड कितना है इसका? 24 घंटा। और अगर अर्थ 17 गुना तेजी से घूमने लग जाएगी तो दिन और रात की वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखते हैं वो कितना आता है। इन दिस केस ओमेगा डैश 2 पाई अपॉन टी डैश 17 2 पाई अपॉन टी। अभी कितना है? 24 घंटे। तब कितना आ जाएगा? ये काट पीट करके देखो, टी डैश 24/17, 1.4 आवर्स ऑलमोस्ट, यानी कि आपका 1.5 घंटे का दिन हो जाएगा 24 घंटे से। फिजिक्स पढ़ो, खत्म, अगले दिन फिर आ जाओ। सिर्फ 24 घंटे का दिन बचेगा आपके पास, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का। देख लीजिए इसको।
कब? जब अर्थ अभी जिस स्पीड से घूम रही है उससे 17 गुना स्पीड से घूमे, तब सिर्फ 1.5 घंटे का दिन होगा। प्लस आपका वेटलेसनेस भी महसूस होगी, आपको ग्रेविटी महसूस ही नहीं होगी। पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई, मर जाओगे आप, सभी मर जाओगे, बहुत सारी बातें हैं। 60-90 मिनट का दिन, सीधे वहां जाओगे आप सन के पास। हाँ 6400 किलोमीटर है ना, किलोमीटर को मीटर में नहीं बदलोगे। ये जो निकलेगा ये अभी की जो एंगुलर स्पीड है अर्थ की उससे 17 गुना ज्यादा आएगा। ये सिर्फ जीके वाली बातें, कभी आप केबीसी में चले जाओ। अब करते हैं हम क्वेश्चंस। लिखिए, कैलकुलेट हाइट एट विच gravitational acceleration become 1 by n times of the surface of earth if calculate height at which gravitational acceleration become 1 by n times of the surface if radius of earth is capital R। अगर आप कैपिटल आर रेडियस मानते हैं तो बताइए जी की वैल्यू अभी की वैल्यू की 1 by n कब हो जाएगी? बस किस हाइट पर जाकर के ग्रेविटी कम होकर के 1 by n टाइम्स रह जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप थोड़ा ना क्वेश्चन पढ़ करके ना डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो कि क्या कह रहा है, उसको विजुलाइज कीजिए, तब जाकर के क्वेश्चन सोल्व होगा। फिजिक्स में मैं कोई भी क्वेश्चन बिना डायग्राम के नहीं कराता हूं। ये अर्थ है, कहता है कि आप ये बताइए अर्थ से कितनी दूर जाकर के ग्रेविटी जो है अभी की जी बाई एन हो जाएगी। हाइट पे ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या लगता है? gm/r प्लस एच का स्क्वायर। सरफेस पे कितना लगता है? gm/r²। बस कहता है कि gh होना चाहिए g0, ठीक है। कितना क्या कह रहा है कि g0 का 1 by n हो जाना चाहिए, तो रख दो g0 का 1 by n। इसमें कौन सा मंत्र पढ़ना है तुम्हें?
सड़े सड़े क्वेश्चन है ये, ऐसे नहीं काम चलेगा। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे बोल देता है बताइए हाफ कब हो जाएगा, तो n की वैल्यू 2 रख दो ना, आंसर आ जाएगा। बोल देगा कि 1/4 कितना हो जाएगा, तो n की वैल्यू 4 रख देना। इस तरह से वैरायटी कितनी भी करते रहो। चलिए आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से करना। इफ, अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दूंगा मैं, फिर अभी यही नहीं हो रहा तो फिर क्या ही करोगे। इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज डिक्रीज्ड बाय, if radius of earth is decreased by 1%, what is the percentage change, what is the percentage change in the gravitational acceleration at the surface, at the surface। देखिए पहले मैं इसको जनरल वे से करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन किस तरह से करने चाहिए। तो जनरल वे पहले समझ लीजिए कैसे करा जाता है। कहता है रेडियस में चेंज आया है 1% का, आपको ग्रेविटी में चेंज बताना है। मुझे पता है ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है gm/r²। कहता है कि रेडियस 1% से कम हो गई है, यानी कि अगर मैं मान लूं कि रेडियस अभी 100 थी तो कम होकर के कितनी हो गई 99, या फिर आप सिंपल मान लीजिए कि 1% कम हुई है, तो r में से r का 1% माइनस कर दीजिए, यानी कि 99/100r। अभी r थी तो कितनी हो गई 99/100। ठीक है, ओके। अब इसकी कैलकुलेशन देख लो, अभी कितनी थी g0, तो बाद में कितनी हो जाएगी, और r' कितना आ गया आपके पास, (0.99 r का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया आपके पास g' = gm 0.99 का स्क्वायर और r का स्क्वायर। इस पूरे को मैं g0 कह दूं तो g' हो गया g0/0.99 का स्क्वायर, यानी कि g'/g0 1/0.99 का स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। व्हाट इज परसेंटेज चेंज? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज निकालना है तो उसकी आपको फाइनल वैल्यू निकालनी है। पहले तो चेंज निकालोगे ना, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब परसेंटेज हमेशा इनिशियल पे निकलता है, इनटू 100। यानी कि मुझे अगर ग्रेविटी का परसेंटेज चेंज निकालना है तो फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 निकालना है। देखो क्या कर सकते हो, इसको करोगे 1 - 0.99 का स्क्वायर अपॉन 0.99 का स्क्वायर इनटू 100। सही लगाया मैंने ये कि नहीं लगाया? तो अलग है ना, क्या है, जैसे कंपाउंडो डिविडेंडो क्या बोलते हो तुम इसको, a/b c/d है, तो a - c/c c - d/d होता है नहीं होता है, पहले ये बताइए। अर्नव होता है मैं इसमें ऐसा होता है ना, बस ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 2.03% के आसपास आ जाए, एग्जैक्ट जो बताया था उसने। जल्दी कीजिए, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि g'/g0 इंटू 100 निकालना है, तो g' की वैल्यू रख दीजिए gm/0.99 r² माइनस gm/r²
GM अपॉन 0.99 आर स्क्वायर इंटू 100 कर दे, GM से GM आर स्क्वायर कट जाएगा, तो आना तो वही है। शुरू करो, आइए अब इसको हम करते हैं। ये थी आम जिंदगी। अब देखिए मेंटोस जिंदगी कैसे होती है। मैथ्स देखिए, अगर आपके पास x इज प्रोपोर्शनल टू y की पावर n है, या यूं कहे x इज प्रोपोर्शनल टू y की पावर -n है, तो परसेंटेज चेंज इन x विल बी रिटन लाइक दिस, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो इसको आप लिखोगे डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 की पावर -n। क्लियर। अब यहां से अब दो बातें होती हैं, बहुत ध्यान से समझना। इफ परसेंटेज चेंज इज लेस देन 5%, अगर ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन y, इसको क्या बोलूं, परसेंटेज चेंज इन x। अगर परसेंटेज चेंज 5% से कम आ रहा है, देन अप्लाई बाइनोमियल। तो आप डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 को -n डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये परसेंटेज चेंज %5 से ज्यादा है, देन डू इट इन जनरल वे, जो आपने अभी करा था। फॉर एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन में करा था आपने कि परसेंटेज चेंज ऑफ अर्थ, परसेंटेज चेंज ऑफ रेडियस इज 2%, ये 5 से कम है। अब आप देखिए फॉर्मूला क्या था आपके पास, GM अपॉन आर स्क्वायर, यही था, यानी कि G इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर -2। तो आप इसको लिख सकते थे परसेंटेज चेंज इन G इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन रेडियस इंटू 100 की पावर -n, n की जगह 2। अब क्वेश्चन में बोल रहा है परसेंटेज चेंज ऑफ रेडियस 2%, यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2%। और आप बाइनोमियल लगा सकते हो, ये आगे आ जाएगा। कितना था ये परसेंटेज चेंज, 1% था, सॉरी क्वेश्चन में कितना था 1%, इंटू 1 आंसर कितना आ गया 2%, और रियल में आंसर कितना आ रहा था 2.03, ऑलमोस्ट सेम है। जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ा देगा, 1% से 2% कर देगा, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। 3% करेगा तो और दूर हो जाएगा, 5% में और दूर हो जाएगा, 5% से ऊपर में तो बहुत अलग आ जाएगा। इसीलिए 5% से ऊपर में हम ये फॉर्मूला नहीं लगाते, लेकिन जनरली आपको ऐसे देता है 2% चेंज हो गया, 1.2% चेंज हो गया, तो ज्यादा पंगे में की दिक्कत नहीं है। 1% है तो 2% आंसर आ जाएगा, 3% है तो 6% आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। R तो हमारा -1 आएगा ना, मतलब R की पावर हाँ -1 आएगी, -2 आएगी ना, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर ऊपर गया है ना। तो आप इसको शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते थे, लिख लीजिए। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में।